हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं हूँ एस आर सेवदा, जोग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री जीके बाय एस आर सेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो हमारी बात होने वाली है वह मानव भूगोल की जो बुक है 12th क्लास की जोग्राफी की, उसमें 2 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। अध्याय नंबर 3 है मानव विकास, जिसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं कि मानव का विकास से मतलब ये है इस अध्याय का कि मानव का विकास किस प्रकार हुआ है, मानव ने वृद्धि किस प्रकार की है, इसकी चर्चा इसमें होगी। और मानव का जो विकास है हम किस आधार पर देखते हैं, किस आधार पर हमें पता चलता है कि मानव का विकास कितना हुआ है और कैसे हुआ है। तो इस संपूर्ण जो चैप्टर है मानव विकास का, इसके अंदर मानव विकास की अवधारणा किन्होंने दी है, मानव का विकास किस प्रकार होता है, मानव के विकास की वृद्धि किस प्रकार होती है, इन सभी की जो चर्चा है हम इस अध्याय में करने वाले हैं। इसका नंबर है अध्याय नंबर 3 और इकाई नंबर 2 में आता है। इकाई नंबर 2 पार्ट 2 अध्याय आते हैं, पहला और दूसरा और तीसरा, और 1 नंबर जो इकाई है उसके अंदर सिर्फ एक ही अध्याय आता है, ठीक है, मानव भूगोल। अब बात करते हैं अध्याय नंबर 3 की, मानव विकास की, ठीक है। तो मानव विकास की जब चर्चा करते हैं तो इसकी चर्चा होती है वृद्धि और विकास शब्द आपके लिए नए नहीं है। अपने चारों ओर देखिए, लगभग प्रत्येक वस्तु जिसे आप देख सकते हैं और वह बहुत सी जिन्हें आप नहीं देख सकते बढ़ती है, विकसित होती है, और ये वस्तुएं पौधे, नगर, विचार, राष्ट्र, संबंध अथवा यहाँ तक कि आप स्वयं भी हो सकते हैं। इसका क्या अर्थ है? जैसे कि मान लीजिए इसमें यह बताया गया है कि एक पौधा है, एक मनुष्य है, इसकी वृद्धि और विकास दोनों में डिफरेंस होता है। वृद्धि तो क्या हो रही है? मनुष्य के शारीरिक वृद्धि, जैसे कि मान रहे मनुष्य में शारीरिक वृद्धि हो, मनुष्य की 6 फुट हाइट होगी तो वो तो क्या हुई, वृद्धि। और विकास का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति है या कोई बच्चा है, जो व्यक्ति 60 साल का नहीं कर सकता, यानी जिसमें इतनी योग्यता नहीं है, और उस कार्य को एक 15 साल का बच्चा कर रहा है, तो ये उसका क्या है, विकास। तो विकास और वृद्धि में जो संबंध है वो एक दूसरे में धनात्मक संबंध होता है। कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की आयु है 15 साल, उसको गुणा भाग करवाते हैं, उसको सीखने 15 साल में सीख रहा है। अगर कोई बच्चा उसको 10 साल की अवस्था में सीख रहा है तो उसका क्या है, वो विकास है। वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि क्या होती है, समय के अनुसार होती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो जन्म लेता है तो पहले शैशवावस्था में रहता है, फिर बाल्यावस्था में रहता है, किशोर अवस्था में, तो वो उसका क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, उस बच्चे की शारीरिक वृद्धि हो रही है। शारीरिक वृद्धि के साथ साथ हमेशा क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्या वृद्धि और विकास का एक ही अर्थ है, क्या दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं? दोनों का अर्थ अलग अलग है। वृद्धि तो होती है शारीरिक वृद्धि, विकास होता है मानसिक विकास उसका, ठीक है। एक विकास ये होता है जैसे मान लो किसी व्यक्ति की कोई हाथ से कितना वजन उठा रहा है और किस हाथ से कितना कम उठा रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या है, उसका विकास है, ठीक है। इस अवधारणा से राष्ट्रों और समुदायों के संबंध में मानव विकास की अवधारणा की विवेचना की जाएगी। वृद्धि और विकास की बात करते हैं। वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। अंतर यह है कि वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। इसका चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। इसका अर्थ है कि परिवर्तन धनात्मक यानी वृद्धि दर्शाते हुए अथवा ऋणात्मक मतलब हास इंगित करते हुए हो सकता है। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन होता है, यानी विकास क्या होता है, गुणात्मक होता है। गुणात्मक मतलब जैसे मान लो किसका मानसिक विकास कितना हो रहा है, ठीक है। और उस धनात्मक में बात करते हैं तो उसका जैसे वृद्धि कितनी हो रही है उस व्यक्ति में, ठीक है। इसका अर्थ है विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वर्तमान दशाओं में वृद्धि न हो। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा है, उसको हम जन्मते ही गुणा भाग वो नहीं कर सकता, यानी उसका विकास उतना नहीं हो पाता है। उसमें समय के अनुसार जब वृद्धि होगी, वो स्कूल जाने लगेगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, साथ में साथ कौन सा परिवर्तन आ जाएगा, विकास का। तो धीरे धीरे विकास करना सीख जाएगा, किसी अपना मानसिक विकास करना सीख जाएगा, ठीक है। तो वृद्धि और विकास दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू की तरह होते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि न हो। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है, ठीक है, तथापि सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता। सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता। कैसे नहीं होता? जैसे मान लीजिए कोई विकास की बात करते हैं, कोई विकास अच्छी बुक पढ़ना जानता है तो कोई अच्छी गालियाँ देना जानता है, ठीक है, तो सकारात्मक विकास थोड़ी गाली देना, वो नकारात्मक विकास है, ठीक। इन्होंने कहा है कि सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता। विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है, यानी कि जब तक उसकी जो गुणवत्ता है उसमें सकारात्मक परिवर्तन होता है तो क्या होता है, हमेशा विकास होता है। उदाहरण के लिए किसी निश्चित समयावधि में यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है तो हम कहते हैं नगर की वृद्धि हुई है। फिर भी यदि आवास जैसी सुविधाएं, मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था तथा अन्य विशेषताएं पहले जैसी ही रहती है, तब इस वृद्धि के साथ विकास नहीं जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है
जनसंख्या बढ़ी है, जनसंख्या के साथ में उसकी वृद्धि तो हो गई, लेकिन विकास का मतलब जब तक उन्होंने अपनी बस्तियाँ, अपने नगर का विकास नहीं किया है तो क्या हुआ है, विकास नहीं हुआ है। क्यों, उसमें क्या है, सिर्फ वृद्धि हुई है। एक मकान के अंदर जैसे मान लीजिए 2 लोग रहते हैं, उनके 4 हो गए, तो वो फिर भी एक ही मकान में रह रहे हैं, तो उनके सिर्फ वृद्धि हुई है, बल्कि उन्होंने विकास नहीं किया है। 2 के 4 हो गए, उन्होंने मकान 4 ले लिए, ठीक है, तो वो क्या हुआ, उनकी विकास हुआ है, ठीक है। क्या आप वृद्धि और विकास में अंतर करने वाले कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? उन अन्य उदाहरण ये हो गए, आपको नगर वाला एक उदाहरण दे दिया, बच्चों का एक उदाहरण दे दिया, तो ये विकास और वृद्धि के अंदर अंतर वाले कुछ क्या है, उदाहरण है। विकासशील वृद्धि और क्रिया विकासहीन वृद्धि और विकासयुक्त वृद्धि पर एक लघु निबंध लिखिए अथवा इसे दर्शाने वाले चित्रों का एक समुच्चय बनाइए। आप बना सकते हो। अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जा सकता था। यानी उन्होंने बताया है कि जो अनेक देश थे, किसी देश का जो विकास का स्तर है उसका जो आधार है, यानी उसको मापने की जो क्रिया वो क्या थी, आर्थिक वृद्धि थी, यानी उसकी आर्थिक वृद्धि कितनी हुई है। इसका अर्थ यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज़्यादा बड़ी होती थी उसे उतना ही अधिक विकसित माना जाता था, लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था। यानी कि सिर्फ आय का स्रोत इन्होंने क्या माना है, विकास का माना है, क्योंकि आय का मतलब है जिसके पास जितनी आय होगी उतना उसका क्या होगा, विकास होगा। लेकिन उसे व्यक्ति की जो मानव है उसका विकास हो, यानी जो मानव का विकास हो रहा है, जिसे एक मानव नहीं बल्कि अनेक मानवों का अगर विकास हो रहा है तो वो क्या हो रही है, विकास हो रहा है, वृद्धि हो रही है। लेकिन जब कुछ ही व्यक्तियों के पास आर्थिक विकास हो रहा है तो वो क्या है, वृद्धि का जो अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं है। यानी उससे जो कुछ ही लोगों का पैसों से हो रहा है, अर्थव्यवस्था से हो रहा है, सभी लोगों का नहीं हो रहा है, तो वो क्या वृद्धि नहीं है। किसी देश के लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, यानी किसी देश के लोग जीवन की गुणवत्ता का आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध है और जिन स्वतंत्रताओं का वे भोग करते हैं, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। यह विचार नया नहीं है। पहले इस बार इस विचार को 80 के दशक के अंत और 90 के दशक के आरंभ में स्पष्ट किया गया था। इस संबंध में 2 दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन, ठीक है, ये 2 थे जिन्होंने मानव विकास सूचकांक की अवधारणा दी थी। कौन कौन ने, एक तो था कौन, महबूब उल हक, दोनों ही एशिया के हैं, लेकिन एक पाकिस्तान का एक भारत का है, और अमर्त्य सेन, इन्होंने क्या किया, मानव विकास की जो अवधारणा है वो इन्हीं दोनों ने मिलकर दी थी, ठीक है। अगली बात करते हैं, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों की विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। इस अवधारणा में सभी प्रकार के मानव का केंद्र बिंदु मनुष्य है। यानी कि जो अमर्त्य सेन ने जो मानव विकास की अवधारणा दी थी, उनमें सभी भी जितने भी जो सुधार लाए जा रहे हैं, जितने भी उन्होंने अध्ययन बिंदु लिए, उनमें सबको आधार किसको बनाया, मनुष्य को बनाया। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। यानी इस जो अवधारणा है उसमें सभी प्रकार जो विकास के जो बिंदु लिए गए हैं उसमें केंद्र में किसको रखा है, मनुष्य को रखा है। ये विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। यानी जितने भी उन्होंने जो बिंदु लिए हैं, जो उद्देश्य लिए हैं, वो क्या है, स्थायी नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिसमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें। यानी कि मानव विकास का जो उद्देश्य है वो ये ऐसी दशाएं उत्पन्न करने से जिसमें अधिक से अधिक लोग अपना सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें, यानी कि अपना सर्वाधिक विकास कर सके। ये बात कौन कह रहा है, महबूब उल हक। किसमें कह रहा है, अपनी मानव विकास की जो अवधारणा दी उसके अंदर कह रहा है, ठीक है। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है। यानी कि इन्होंने कहा है कि सार्थक जीवन का मतलब ये नहीं हो कि वो दीर्घ हो, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होना क्या है, आवश्यक है। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हो, अपने विवेक और वृद्धि का विकास कर सकते हो, वे समाज में प्रतिभागिता करें और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में क्या हो, स्वतंत्र हो। क्या आप जानते हैं डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन घनिष्ठ मित्र थे और डॉक्टर हक के नेतृत्व में दोनों ने आरंभिक मानव विकास प्रतिवेदन निकालने के लिए कार्य किया था। इन दोनों दक्षिणी एशियाई अर्थशास्त्रियों के विकास के विकल्प विचार का प्रतिपादन किया। महबूब उल हक के दिमाग में विचार है मानव विकास का, तो महबूब उल का जो मित्र था अमर्त्य सेन, जो कि भारत में था, भारतीय विभाजन की बात हो गई थी भारत के अंदर, महबूब उल हक ने क्या किया कि टेलीफोन किया अपने दोस्त को, किसको, अपने दोस्त को, अमर्त्य सेन को। उन्होंने कहा यार कि मेरे दिमाग में कुछ ऐसा विचार उत्पन्न हो रहा है, ये बात लगभग 1990 के आसपास की, कुछ ऐसा विचार आ रहा है कि हम मानव विकास की कुछ अवधारणाएँ दी,
तो अमर्त्य सेन ने कहा यार विचार तो मेरे भी दिमाग में आ रहा है। क्यों? दोनों क्या थे? घनिष्ठ मित्र थे, या हम कह सकते हैं लंगोटिया यार थे। तो जब दोनों के दिमाग में विचार है मानव विकास सूचकांक का, तो उन्होंने कहा ऐसी प्रतिवेदन या ऐसा कार्य आरंभ करते हैं जिससे कि मानव के संपूर्ण विकास की उसमें अवधारणा हो, यानी मानव के जो जीवन है उसमें उनको क्या परिवर्तन देखने को मिले, तो उनके आधार पर मानव विकास को क्या निकाल सके। तो दोनों ने फिर मिलकर मानव विकास के ऊपर क्या किया? कार्य किया। अंतर्दृष्टि और करुणा से ओतप्रोत पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 ईस्वी में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया और उनके अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दृढ़ और स्वस्थ जीवन जी सके। यानी इन्होंने क्या कहा है कि उनके अनुसार विकास का जो संबंध है वो लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है, यानी मनुष्य के सामने क्या अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध करवाया जाए, बढ़ोतरी से है ताकि आत्मसम्मान यानी खुद के सम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सके, जिसके साथ में वो क्या कर सके? स्वस्थ और दीर्घ जीवन जी सके, दीर्घ यानी लंबा जीवन जी सके और स्वास्थ्य अच्छे स्वास्थ्य के साथ में यापन कर सके। 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करने के लिए जिनकी मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग किया है, डॉक्टर हक के मस्तिष्क की लोच और एक दायरे से बाहर सोचने की उनकी योग्यता उनके भाषणों में से एक भाषण से चित्रित की जा सकती है, जिसमें शाह का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, आज जो वस्तु है उन्हें देखते हो और पूछते हो क्यों, मैं उन वस्तुओं का शोपन लेता हूँ। यानी कि जो इन्होंने कहा कि जो वस्तु है उसमें आप देखते हो, ठीक है, यानी कि ये जो व्याख्या वो किसकी थी? शाह नामक व्यक्ति था उसकी, कि आप देखते हो पूछते हो, यानी कि जो पूछ रहे हो वो क्यों, मैं इनका शोपन लेता हूँ कि ऐसा कार्य क्यों हो रहा है जो कभी नहीं थी और पूछता हूँ ये क्यों नहीं है। यानी कि मैं जो शोपन ले रहा हूँ उसमें कोई चीज़ मान लो नहीं है तो वो क्यों नहीं है, मैं ये पूछता हूँ कि ये चीज़ क्यों नहीं है। तो इसी जो लोच है या जो दायरे है जो सोचने की क्षमता वो किसकी थी? महबूब उल हक की। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि अथवा स्वतंत्रता में कमी, यानी कि व्यक्ति को क्या है, मानव विकास के व्यक्ति को क्या स्वतंत्र रखा जाए, उनकी स्वतंत्रता में वृद्धि की जाए, बल्कि परतंत्र उसको नहीं बनाया जाए। रुचिकर बात यह है कि स्वतंत्रताओं में वृद्धि भी विकास लाने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। यानी कि इन्होंने कहा है कि रुचिकर बात तो यह है कि स्वतंत्रताओं में वृद्धि भी जो है विकास लाने वाले सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। यानी कि जो स्वतंत्रता में वृद्धि कौन लाएगी? जो विकास में सर्वाधिक जो विकास लाने वाले जो प्रभावकारी जो साधन है या माध्यम है वही स्वतंत्रता में क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। इनका कार्य स्वतंत्रता की वृद्धि में सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं की भूमिका का अन्वेषण करना है। यानी उनका जो कार्य क्या है? स्वतंत्रता की वृद्धि में सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं की भूमिका का अन्वेषण करना है। इन अर्थशास्त्रियों का कार्य मील का पत्र है जो लोगों को विकास पर होने वाली किसी भी चर्चा के केंद्र में लाने में सफल हुए हैं। यानी इन अर्थशास्त्रियों का जो विचार था वो एक मजबूत पत्र की तरह, मैंने उनका जो वक्तव्य था वो मजबूत था, लोगों को विकास लाने की किसी भी चर्चा के केंद्र में लाने में सफल हुआ। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति चर्चा की तो इनका जो विचार था मानव विकास सूचकांक का, उन्होंने वो उसका क्या बना? केंद्र बना, चर्चा का विषय बना, और उसमें क्या है कि अच्छाइयाँ देखने को मिली और वो कार्य क्या आगे जाके क्या हुआ? सफल हुआ। सार्थक जीवन क्या है? ये कुछ अवधारणाएं दी गई है जो कि आप दो व्यक्तियों के मध्य बातचीत के माध्यम से प्रकाशित हुई है, इसे आप अध्ययन कर सकते हैं। अगली बात करते हैं, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, यानी कि दीर्घ यानी लंबा, स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त कर पाना तथा एक विशिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। इन्होंने कहा है कि दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना, यानी कि दीर्घ लंबा जीवन जियो और स्वस्थ जीवन जियो, ज्ञान प्राप्त कर पाना, यानी कि ज्ञान भी आप क्या उससे क्या करो? ज्ञान भी आप प्राप्त कर सके, तथा एक विशिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। यानी शिष्ट यानी सभ्य जीवन जीने जो पर्याप्त जो साधन है, यानी इन्होंने कहा स्वस्थ जीवन, दीर्घ जीवन, ज्ञान का प्राप्त करना और शिष्ट जीवन जीने के लिए जो पर्याप्त साधन है उनका विकास होना क्या महत्वपूर्ण है। अतः संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य, शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु है। यानी कि संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु है। इन पक्षों में से प्रत्येक के मापन के लिए उपयुक्त
सूचकों का विकास किया गया है। क्या आप ऐसे कुछ सूचकों के बारे में सोच सकते हैं? प्राय लोगों ने अपने आधारभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती है। यह ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता उनकी भौतिक निर्धनता, सामाजिक भेदभाव, संस्थाओं की अक्षमता और अन्य कारणों की वजह से हो सकता है। इसमें दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीने, शिक्षा प्राप्ति के योग होने और एक शिष्ट जीवन जीने के साधनों को प्राप्त करने में बाधा आती है। यानी इन्होंने कहा है कि जो मानव विकास के सूचकांक में जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे भौतिक निर्धनता है, सामाजिक भेदभाव है, संस्थाओं की अक्षमता है, अन्य कारणों की वजह से हो सकता है। क्या हो सकता है? स्वतंत्रता जो करने के जो कार्य हैं, इनमें क्या हो सकती है? बाधा उत्पन्न हो सकती है। इनमें दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीने, शिक्षा प्राप्ति के योग्य होने और एक विशिष्ट जीवन जीने के साधनों को प्राप्त करने में बाधा आती है। लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए, विकल्प यानी उनके सामने जो विकल्प रखो जिससे वो अपना स्वस्थ जीवन जी सके, ठीक है। अवसर, विकल्प यानी अवसर भी बोल सकते हैं। विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंचने में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। यदि इन क्षमताओं में लोगों की क्षमता नहीं है तो विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता क्योंकि उसका विकल्प शिक्षा के अभाव में सीमित हो गया। इसी प्रकार प्राय निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते क्योंकि संसाधनों के अभाव में उनका विकल्प सीमित हो गया है। यानी इन्होंने बताया है कि जो मानव जो अपना विकास कर रहा है, अगर सभी स्वतंत्र शिक्षा, स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन से मिलेगा तो अपना क्या है कि जो हर अपनी कमी है उसका चुनाव, उसका पूर्ण करने में उसका चुनाव कर सके। मानव विकास के जो 4 स्तंभ वह कौन कौन से हैं? ठीक है। जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों के सहारे होता है, यानी अगर कोई इमारत है उसका निर्माण करते हैं तो उसका निर्माण किसके सहारे होता है? स्तंभों के सहारे होता है। तो उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित है। किसका? मानव विकास। जो मानव विकास का जो विचार है उसमें 4 तत्व होना चाहिए: क्षमता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण के संकल्पनाओं पर आश्रित है। मानव का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। यानी क्षमता का जो आशय है वो है कि जो जितने भी अवसर उपलब्ध है वो सभी को समान रूप से क्यों पहुंचे। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना सम्मान होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि जो अवसर जो उपलब्ध हो वो किसी जाति है, लिंग है, आय है, उनके आधार पर नहीं बल्कि सभी को समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। यदि ऐसा ज़्यादातर तो नहीं होता फिर भी यह लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है। उदाहरण के तौर पर किसी भी देश में यह जानना रुचिकर होता है कि विद्यालय से विरत अधिकांश छात्र किस वर्ग से हैं। यानी इन्होंने बताया जो विद्यालय में जो ड्रॉप आउट विद्यार्थी हैं वो किस वर्ग से हैं। तथा ऐसी घटनाओं के पीछे कारणों का पता लगना चाहिए। भारत में स्त्रियां और सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालय से विरक्त होते हैं। इन्होंने कहा कि जो विद्यालय से जो जाने वाले जो बच्चे हैं वो स्त्री और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए बच्चे ही ड्रॉप आउट होते हैं। बड़ी संख्या में विद्यालय से विरक्त हो जाते हैं, विद्यालय को छोड़कर चले जाते हैं। इससे पता चलता है कि शिक्षा तक पहुँच न होना किस प्रकार इस वर्गों के विकल्पों को सीमित करता है। यानी कि इन्होंने बताया है कि विद्यालय का न होना इन कारणों के लिए जिम्मेदार है। अगली बात करते हैं निर्वहन का अर्थ। यानी कि जो निर्वहन है उसका अर्थ ये है, निर्वहन का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। यानी अवसर की जो उपलब्धता है वो निरंतरता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी अवसर उपलब्ध हो गई फिर वो उपलब्धता हो गई फिर कुछ समय के बाद उनकी क्या समाप्ति हो गई, तो ऐसे नहीं, बल्कि जो संसाधन उपलब्ध हो वो निरंतर होनी चाहिए। सतत पोषणीय मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। यानी कि ऐसा ना हो कि हमारे बाप दादाओं ने अच्छा जीवन जी लिया और हमारे लिए जीवन जीने के लिए साधन ही नहीं हो, बल्कि सभी को समान जीवन जीने के लिए अवसर होने चाहिए। समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर रखना चाहिए। यानी कि इन्होंने बताया समस्त पर्यावरणीय, जो वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। यानी कि उनका आने वाले जितने भी संसाधनों का हम उपयोग कर रहे हैं उनका उपयोग इस प्रकार होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी भी उनका उपयोग कर सके। ऐसा ना हो कि हमने उपयोग कर लिया और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ उपयोग ही ना हो।
इन संसाधनों में से किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ी के लिए अवसरों को कम करता है। यानी कि अगर हम वर्तमान समय में किसी भी अवसर का दुरुपयोग करते हैं तो आने वाली पीढ़ी के लिए उसकी हानि पहुंचेगी, यानी कि उनको उसका अवसर ही उपलब्ध नहीं होगा। तो जैसे हम किसी का अभी दुरुपयोग करें तो आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग नहीं कर सकती, यानी उनके लिए उस अवसर में क्या हो गई, कमी हो गई। बालिकाओं का विद्यालय भेजा जाना एक अच्छा उदाहरण है। यदि एक समुदाय अपनी बालिकाओं को विद्यालय में भेजने के महत्व पर जोर नहीं देता तो युवा होने पर इन स्त्रियों के लिए अनेक अवसर समाप्त हो जाएंगे। इनकी वर्तिका के विकल्पों में तीव्रता से छटनी हो जाएगी। यानी वर्तिका मतलब जितना भी जो शिक्षित और अशिक्षित की महिलाएं जो अलग अलग होगी तो इनकी क्या हो जाएगी, छटनी हो जाएगी, इनका विकल्प अलग हो जाएगा। अशिक्षित व्यक्ति का विकल्प क्या होता है, अलग होता है। जैसे उन्होंने बता दिया कि अगर अनपढ़ व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहे तो वो नहीं बन सकता, ठीक है, और यह उनके जीवन के अन्य पक्षों को भी प्रभावित करेगा। अतः प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ी के लिए अवसरों और विकल्पों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। ये जितने हम एक बात ये देख सकते हैं कि जो मानव विकास का जो ये चैप्टर है, अध्याय नंबर 3 है, वो संपूर्ण महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के विचारों पे चलेगा, ठीक है, और इनके विचारों पे चल रहा है। इन्होंने जितने भी अवधारणाएं दी है कि मानव विकास किस प्रकार होना चाहिए, तो सब इन्हीं की देन है। तो ये जो 3 नंबर अध्याय, अगर मानव विकास की जगह हम ये कहें कि महबूब उल हक और अमर्त्य सेन, तो भी कोई गलत नहीं है। यहाँ उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है। लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके इसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। अतः जन समुदाय ही राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं। यानी कि राष्ट्र का विकास किससे होता है, मनुष्य से होता है। तो जनता यानी जनता का जो समुदाय, उसे राष्ट्र का क्या होता है, वास्तविक विकास होता है, और वही राष्ट्र का क्या होती है, धन होते हैं। आपको पहले भी एक अध्याय नंबर 1 में भी हमें पढ़ने को ये मिला था कि सबसे जो किसी भी राष्ट्र का अगर धन है तो वो क्या, मानव है। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास अथवा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने से उनकी कार्य क्षमता में क्या होगी, बेहतर होगा, यानी बेहतरीन वृद्धि होगी। कैसे होगी, अगर कोई व्यक्ति शारीरिक स्वस्थ नहीं है तो क्या अपना विकास नहीं कर सकता, तो राष्ट्र का क्या करेगा, ठीक है। अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा है, उसको अच्छी चिकित्सा सेवाएं मिल रही है, तो वो क्या करेगा, अपना विकास भी करेगा और साथ में राष्ट्र का विकास भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि मानव का जो अपना ज्ञान बढ़ाने का जो प्रयास है, उनके बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है। फिर अगला चलता है सशक्तिकरण का क्या अर्थ है, अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। यानी कि सशक्तिकरण का मतलब होता है अपने जितने भी विकल्प है उनमें से अपना विकल्प चुनने के लिए उन्हें शक्ति प्रदान करना। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एक लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। सामाजिक अथवा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूह के सशक्तिकरण का विशेष महत्व है। इन्होंने बताया, ये क्रियाकलाप बताया कि अपने पड़ोस में सब्जी बेचने वाले से बात कीजिए और पता लगाइए कि क्या वह विद्यालय गई थी, क्या वह विद्यालय से विरक्त हुई थी, क्यों। इससे आपको अपने विकल्पों और स्वतंत्रता के बारे में पता चलता है। टिप्पणी कीजिए किसी प्रकार उसकी लिंग, जाति या आय के उनके अवसरों को सीमित किया। यानी कि उन्होंने बताया है कि अगर कोई महिला है या कोई पुरुष है, कोई किसी को भी मान सकते हो, सब्जी बेच रहा है, उससे आप जाके बात करो कि आप सब्जी क्यों बेच रहे हो, क्या आप विद्यालय गए थे। अगर आप विद्यालय जाते तो आपका जीवन कैसा होता, क्या आप कोई भी वस्तु है या कोई भी कार्य आप करने के लिए स्वतंत्र है या नहीं है। अगर है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे। क्या आपके जो अध्ययन रहते हैं, आपने जो विद्यालय में जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आप तैयार हुए थे, तो उनमें आपकी क्या जाति, लिंग, भेद, आय, इनके अवसरों ने बाधा डाली है या अन्य कुछ कारण था, ठीक है। तो इसमें अगला देखते हैं मानव विकास के उपागम। मानव विकास की समस्या को देखने के अनेक ढंग हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपागम हैं, जैसे आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। ये क्या है, मानव विकास के क्या है, उपागम है, ठीक है। मानव विकास का मापन, अब देखते हैं कि मानव विकास का जो मापन है वो किस प्रकार करते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच जैसे प्रमुख स्रोतों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। यानी कि इन्होंने कहा है स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच मानव विकास सूचकांक जारी करने के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं।
स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन, इन्हीं का निष्पादन करके इन्हीं के आधार पर देशों का क्या करता है, क्रम तैयार करता है। और जो ये क्रम आता है 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है। जितना इन देशों का क्रम आता है मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर, तो ये 0 से 1 के बीच में उनकी संख्या आएगी। जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकांकों में अपने रिकॉर्ड से प्राप्त करता है। एक बात मैं आपको बता दूं, मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट आएगी वो 0 से 1 के बीच आएगी। जो भी कितने जैसे 0.302, 0.205, 0.102, 0.997, 0.947, 0.957, तो क्या करेगी 0 से 1 के बीच में आएगी। तो आपको ये बात मतलब किसी भी देश का या किसी भी देश का जो मानव विकास सूचकांक है वो 1 या 1 से अधिक नहीं आएगा। ठीक है, जिनका भी मानव विकास सूचकांक जितने भी देशों का हम देखेंगे वो 0 से 1 के मध्य आएगा, बल्कि 1 या 1 से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो अगली बात करते हैं। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। इन्होंने बताया कि स्वास्थ्य का जो मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, उसकी क्या है। उच्च स्तर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है, यानी कि उच्च स्तर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज़्यादा अवसर हो। यानी इन्होंने कहा है कि उच्चतर जीवन प्रत्याशा का जो अर्थ है वो लोगों के पास अधिक दीर्घ यानी लंबा और अधिक स्वस्थ यानी स्वास्थ्य के साथ अच्छा स्वास्थ्य के साथ में जीवन जीने का ज़्यादा अवसर है। प्रौढ़ साक्षरता दर सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करता है। यानी प्रौढ़ साक्षरता यानी कि प्रौढ़ व्यक्ति जितने बूढ़े व्यक्ति हैं वो कितने साक्षर हैं, और सकल नामांकन यानी कि अभी विद्यालय में नामांकन कितना है, ड्रॉप आउट विद्यार्थी तो नहीं ज़्यादा, ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करता है। यानी उनके पास कितना पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षा कितनों को मिल रही है। पढ़ और लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या और विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या दर्शाती है कि किसी देश विशेष में ज्ञान तक पहुंच कितनी आसान अथवा कितनी कठिन है। अगर मान लीजिए किसी देश में ड्रॉप आउट विद्यार्थी बहुत कम है, यानी उनका नामांकन कम है, तो उसमें देखेंगे कि उसमें शिक्षा जो संसाधन है वो अच्छे उपलब्ध है, अवसर अच्छे उपलब्ध है। जिस देश में विद्यालय में बच्चे कम है तो उसका आधार ये लगाया जाएगा कि इनमें शिक्षा का अभाव है, शिक्षा के जो क्षेत्र है वो उन तक विद्यार्थियों की पहुँच क्या है, कम है। ठीक है, तो शिक्षा से भी पता चलता है कि मानव का जीवन स्तर किस प्रकार है। और फिर आते हैं संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति, यानी संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति यानी अमेरिकन डॉलरों में के संदर्भ में मापा जाता है। यानी कि जो संसाधन पहुंच यानी क्रय शक्ति यानी उसकी आय कितनी है। ये जो आय का स्रोत है या साधन है वो क्या लिया गया है, अमेरिकन डॉलर लिया गया है। इनमें से प्रत्येक आय को 1/3 बारीता दी गई है। यानी कि जो 3 तत्व हैं 1/3 सभी को, शिक्षा, संसाधनों तक पहुँच और स्वास्थ्य, इनको किन में मापा गया है, 1/3, 1/3, 1/3 में क्रम दिया गया है। मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों को दिए गए भारों का कुल योग होता है। और मानव विकास जो सूचकांक है जितने भी क्रम दिए गए हैं इन सभी का क्या होता है, भारित होता है, इन तीनों का क्या होता है, योग होता है। ठीक है, स्कोर 1 के जितना नज़दीक होगा, जैसे मान लीजिए 0.101 है तो सबसे निम्न कैटेगरी में आएगा। अगर मान लीजिए 0.485 460 के लगभग है तो वो मध्यम में आएगा। और अगर जैसे मान लीजिए 945 है, 930 है, 920 है, 0.920 सभी 0 पॉइंट में चलेगी। ठीक है, तो उसका मानव विकास सूचकांक क्या है, अच्छा है या बेहतरीन है। मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। इस प्रकार 0.983 का स्कोर अति उच्च स्तर का, जबकि 0.268 मानव विकास का जो स्तर है वो अत्यंत निम्न स्तर का माना जाएगा। मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है। यानी मानव विकास सूचकांक जो मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है, यह प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हुई है। फिर भी यह सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है। इसका कारण यह है कि सूचकांक वितरण के संदर्भ में मौन है। यानी कि सूचकांक वितरण के संबंध में क्या है, मौन है। इन्होंने क्या है कि अब इसको वापस देखने का, मानव विकास जो सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है। यानी मानव विकास प्राप्तियों का मतलब ये होता है कि मानव विकास के अंदर जो मनुष्य का ये 3 शिक्षा है, स्वास्थ्य और आय, इन संसाधनों तक पहुँच है, इनके माध्यम में हम व्यक्ति का जो विकास प्राप्त कर रहे हैं, इससे यह प्रदर्शित होता है कि मानव विकास के जो प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धियाँ हैं। यानी जो इन क्षेत्रों को प्राप्त करने के बाद मनुष्य की जो उपलब्धियाँ हैं वो किस प्रकार की है। ठीक है, फिर भी वे सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है। फिर भी इन्होंने कहा कि ये जो मनुष्य की जो उपलब्धियाँ है ये सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है। और इसके बारे में जो विकास का सूचकांक है वो भी क्या है, मौन है।
मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। इन्होंने कहा है कि मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से क्या है, संबंधित है। इनके बारे में थोड़ा सा हम ये चर्चा कर लेते हैं इस पैराग्राफ को पूरा करके, अगली वाली जो रह गई बीच में। ये सूचकांक मानव विकास में कमी मापता है, यानी ये जो सूचकांक वो क्या करता है, मानव विकास में कमी मापता है। ये एक बिना आय वाला माप है, जिसमें एक आय की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि बिना आय वाला क्या है, माप है। गरीबी सूचकांक की बात हो रहा है कि जो गरीब होता है वो किससे कि जो आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर होगी तभी वो क्या होगा, गरीब होगा। बिना आय वाला क्या है, सूचकांक है। किसी देश के मानव विकास में कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता, प्रौढ़ निरक्षरता दर, स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या और अल्पभार वाले छोटे बच्चों की संख्या सभी इनमें गिने जाते हैं। प्राय मानव गरीब सूचकांक मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी उद्घाटित करता है। यानी कि अगर मानिए मानव के विकास की बात करें और उनमें गरीब सूचकांक है तो उन दोनों में क्या है, विपरीत संबंध हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही है, वो निरक्षर है, उनका जीवन स्तर 40 वर्ष तक की नहीं है, तो वो मानव विकास सूचकांक उस देश का नहीं हो सकता। मानव विकास के इन दोनों मापों का संयुक्त अवलोकन किसी देश में मानव विकास की स्थिति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। यानी अगर किसी देश के अंदर मान लें मानव विकास के साथ साथ में हम उसकी गरीबी अवस्था है उसका भी अगर प्रदर्शन करें, ठीक है, तो यथार्थ उस देश की क्या है कि जो जितनी भी कमजोरी है या अच्छाई वो स्पष्ट सामने आती है। लेकिन हम क्या करते हैं, मानव विकास सूचकांक में जो मानव का विकास हो रहा है उसी की चर्चा की जाती है, हाँ इसका मानव विकास बेहतर है, लेकिन जो ये नहीं बता हाँ जो कमज़ोर है उसका हाँ इसका मानव विकास इतना ही है, बल्कि ये नहीं बता रहे कि इनका इतना क्यों है, ये गरीब क्यों है, इसका कारण क्या है। इसके पहले हम ऊपर वाली बात कर लेते हैं, मानव विकास के जो उपागम है उसकी बात कर लेते हैं। आय उपागम, ठीक है, पहला है आय उपागम। यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। यानी मानव के आय के साथ मतलब यानी कि जो वर्तमान समय में जो लोग थे उनका सिर्फ मकसद एक ही था, हमें सिर्फ पैसा कमाना है या हमें अपनी आय कमानी है, ठीक है। तो इसमें मानव से मतलब नहीं बल्कि उनकी आय से मतलब है, आय से जोड़कर देखा जाता था। विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। यानी जो व्यक्ति कितना स्वतंत्र है उसको परिलक्षित करता है कौन, आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। यानी इन्होंने कहा तो वर्तमान समय में क्या देखा जाता था कि व्यक्ति कितने पैसे कमा रहा है, उसका आय का स्रोत क्या है, तो वही क्या है उसका आय उपागम होता था। फिर बात करते हैं कल्याण उपागम की, ठीक है। यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यानी ये देखता है जो मानव है उसका वो कितना जो उसका लाभ ले रहा है किसी भी वस्तु का, उसका विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यानी मनुष्य की जो विकास करने की जो गतिविधियाँ हैं, यानी जो व्यक्ति लाभ ले रहा है किसी वस्तु किस प्रकार ले रहा है, तो उन गतिविधियों के आधार पर उसका कल्याण उपागम देखा जाता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों का उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। लोग विकास के प्रतिभागी नहीं है किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। यानी उन्होंने कहा है कि व्यक्ति अपनी गतिविधियों का जो उपयोग कर रहा है, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहा है, सुख संसाधनों के उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। यानी कि जो व्यक्ति आय उपागम है उसका कल्याण हो रहा है, जो सामाजिक स्तर पे है, जिसके सामाजिक सुरक्षा मिल रही है, उनको उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं है। यानी लोग क्या कर रहे हैं, जो सामाजिक सुरक्षा है, सुख संसाधन है, उन्हीं के बारे में तर्क कर रहे हैं, बल्कि लोग विकास में प्रतिभागी नहीं है किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। यानी कि सिर्फ उनको मतलब ये है कि हाँ गए, अपना गतिविधियाँ की और वापस काम को घर पे लौट गए। यानी कि उनका एक निश्चित कार्य हो गया, जाना, कार्य करना और वापस घर पे आना, ठीक है। उनको विकास की जो प्रतिभागी है वो नहीं, उनको ये मतलब नहीं कि विकास कितना क्या, उनको सिर्फ ये मतलब है कि हम जा रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं और अपना कल्याण हो रहा है, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। इन्होंने कहा है जो सरकार है वो कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए क्या है, जिम्मेदार है। अगली बात करते हैं आधारभूत आवश्यकता उपागम। अगली बात क्या है, आधारभूत आवश्यकता उपागम। इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने
प्रस्तावित किया था, यानी किसने पूछ लिया आधारभूत आवश्यकता उपागम को प्रकाशित किसने किया था, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई थी। इसमें मानव विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा की गई, यानी मानव के जो विकल्प उसकी उपेक्षा की गई है, और परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। यानी इन्होंने क्या है कि जो परिभाषित जो वर्ग है, कुछ विशेष वर्ग, ठीक है, जैसे मान लो कोई पैसे कमाने वाला है, कोई अमीर है, या कोई पैसे उनका जीवन शैली जो उच्च है, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया। उनकी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो क्या क्या है। अगली बात करते हैं क्षमता उपागम। इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से, यानी क्षमता उपागम का किससे, अमर्त्य सेन से। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्णय बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। इन्होंने कहा है कि संसाधन तक पहुंचने के जो क्षेत्र है उसमें मानव की क्षमताओं का निर्माण है, वो बढ़ते हुए मानव विकास की कुंजी है। यानी कि मानव की क्षमताओं का निर्माण हो रहा है या अच्छा कार्य कर रहा है, तो वो क्या है, मानव विकास सूचकांक की क्या कुंजी है, यानी मानव विकास का कार्य उनका क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है। ये कुछ टैटू बना हुआ है। आगे देखिए 1990 1990 ईस्वी से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। यह प्रतिवेदन मानव विकास स्तर के अनुसार सभी सदस्य देशों की कोटि क्रमानुसार सूची उपलब्ध करवाता है, यानी कि सभी देश क्या है, अपनी सूची उपलब्ध करवाते हैं। मानव विकास सूचकांक और गरीब सूचकांक UNDP द्वारा संयुक्त मानव विकास मापन के 2 महत्वपूर्ण सूचकांक है। यानी मानव विकास सूचकांक के 2 महत्वपूर्ण सूचकांक कौन से, मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक। इनमें बताया गया जो वर्तमान जो अध्यक्ष है वो अचिम स्टेनर है और मुख्यालय न्यूयॉर्क में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, अपनी बात यहाँ तक हो गई। अगली बात करते हैं मानव विकास को मापने की विधियाँ निरंतर परिष्कृत हो रही है और मानव विकास के विभिन्न तत्वों को ग्रहण करने की नूतन विधियों का अनुसंधान हो रहा है। शोधकर्ताओं ने किसी क्षेत्र विशेष में भ्रष्टाचार के स्तर और राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच संबंध ज्ञात किए। राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक और सर्वाधिक भ्रष्ट देशों के सूचीकरण पर चर्चा हो रही है। क्या आप मानव विकास स्तर के अन्य संबंधों के बारे में सोच सकते हैं। अब बात करते हैं तो मानव विकास सूचकांक का उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना की बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर मानव विकास सूचकांक किस प्रकार का है। मानव विकास की जो अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर है। प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मापन मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इन्होंने कहा है कि जो मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर है, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो मानव विकास की जो अंतर्राष्ट्रीय तुलना है उससे एक देश से अन्य देश के मानव विकास सूचकांकों का पता चलता है कि जैसे इसमें रुचिकर ऐसे हो जाता है कि एक देश का मानव विकास सूचकांक कम है, एक का ज़्यादा है, तो दूसरा वाला भी क्या करेगा, उससे अपना विकास करने की कोशिश करेगा। प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्येक संबंध नहीं। इन्होंने कहा जो देश का आकार है उससे कोई मतलब नहीं है, और प्रति व्यक्ति आय का मतलब है अगर तीनों चीज़ें स्वस्थ होगी तो प्रति व्यक्ति आय व्यक्ति की बढ़ जाएगी। तो ये इनका संबंध किससे है, मानव विकास से संबंध नहीं है, इस मानव विकास से नहीं है। मानव विकास के 3 महत्वपूर्ण जो कार्य हैं वह है शिक्षा, स्वास्थ्य और एक कौन सा है, संसाधनों तक पहुँच। अगली बात करते हैं मानव विकास के बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है। इन्होंने कहा है कि जैसे हमारे किसी देश का क्षेत्रफल सर्वाधिक है तो उसका मानव विकास सूचकांक क्षेत्र सर्वाधिक नहीं रहेगा। मानव विकास बेहतर उस देशों का है जिसका क्षेत्रफल क्या है, कम है। इसी प्रकार मानव विकास में अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्रों का कोटिक्रम धनी पड़ोसियों से ऊंचा रहा है। जो मानव विकास में अपेक्षाकृत निर्धन जो राष्ट्र है उनका जो कोटिक्रम है धनी पड़ोसियों से ऊंचा रहा है। उदाहरण के तौर पर अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्थाएं होते हुए भी श्रीलंका, ट्रिनिडाड और टोबैगो का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। इनका क्षेत्रफल क्या छोटा है, भारत का क्षेत्रफल इनसे बड़ा है। इसी प्रकार कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से बेहतर है। अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि जो मानव विकास की जो रिपोर्ट है 0 से 1 के बीच में, तो उनको 4 वर्गों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न।
अब बात करते हैं निम्न से। तो निम्न से बात करते हैं तो 0 से 0.549 से नीचे जितने भी जो देश आते हैं जिनका मानव विकास सूचकांक 0.549 से नीचे है, वो किस कैटेगरी में आएंगे? निम्न कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो उनकी संख्या की बात करते हैं कि उनमें कितने देश आते हैं। तो उनमें देश कितने आते हैं? 33 देश आते हैं जिनको निम्न कैटेगरी में आते हैं। दूसरी बात करते हैं जो मध्यम में आते हैं, 0.550 से लेकर 0.699 के बीच जितने भी देश आते हैं वो मध्यम कैटेगरी में आते हैं। और 0.700 से लेकर 0.799 के बीच जितने भी देश आते हैं, देशों का मतलब उनका जो मानव विकास सूचकांक आता है, जैसे मान लो किसी देश का 0.702 है तो हम उच्च कैटेगरी में आएगा। और जिनका मानव विकास सूचकांक 0.800 से ऊपर है, ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? अति उच्च कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो देशों की संख्या की बात करते हैं, निम्न में तो कहते हैं 33, मध्यम में 37, उच्च में कितने? 53 और अति उच्च में कितने? 66 देश आते हैं। मानव विकास सूचकांक वाले देश उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश वे हैं जिनका स्कोर 0.8 से ऊपर है। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार इस वर्ग में 66 देश सम्मिलित हैं। किस सन के अनुसार है? 220 के अनुसार। तालिका 3.3 इस वर्ग के प्रथम 10 देशों को दर्शाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तालिका 3.3 सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाले 10 देश कौन कौन से हैं? नॉर्वे और आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, हांगकांग जो चीन में है, आइसलैंड, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और डेनमार्क। ठीक है, ये 10 देश हैं जो किस में आते हैं? उच्च कैटेगरी में। उच्च कैटेगरी 66 देश आते हैं, लेकिन उनमें भी जो सर्वाधिक जो है संख्या है वो किनकी है? इन 10 देशों में आती है। आगे देखते हैं, उच्च मानव विकास समूह में 53 देश सम्मिलित हैं, यानी उच्च मानव जो विकास सूचकांक है उनमें 53 देश सम्मिलित हैं। आप पाएंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि उच्चतर मानव विकास वाले देश वे हैं जहां सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ है। लोगों और सुशासन में उच्च निवेश के इस वर्ग के देशों को अन्य देशों से सर्वथा अलग कर दिया है। यह ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए कि देशों की आय का कितना प्रतिशत इन सेक्टरों पर खर्च हुआ है। क्या आप कुछ अन्य लक्षणों के बारे में सोच सकते हैं और देशों का सम्मान, जिसे देश में सम्मान हो। इन्होंने बताया कि जो मानव विकास सूचकांक उन्हीं क्षेत्रों का ज़्यादा हुआ है जिनका सामाजिक खंड में निवेश हुआ है, सुशासन में उच्च निवेश हुआ है, उन्हीं का मानव विकास सूचकांक क्या हुआ है? उच्च हुआ है। आप देखेंगे कि इनमें से अनेक देश पूर्व साम्राज्य शक्तियाँ रही है, यानी जैसे मान लो इंग्लैंड है तो उन्होंने भारत पर राज किया है, तो पूर्व में क्या रही? शक्तिशाली रहे हैं। इन देशों में सामाजिक विविधता की डिग्री उच्च नहीं है, यानी सामाजिक विविधता यानी सामाजिक भेदभाव उनमें ज़्यादा नहीं है। उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश यूरोप में व्यवस्थित है, यानी उच्च स्कोर यानी उच्च मानव विकास अति उच्च में आते हैं या उच्च में आते हैं जितने भी जो देश हैं उनमें सर्वाधिक देश किसके आते हैं? यूरोप महाद्वीप के आते हैं। और वे औद्योगिक पश्चिमी विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और औद्योगिक क्षेत्रों में ज़्यादा लगे हुए हैं। फिर भी गैर यूरोपीय देशों की संख्या आश्चर्यचकित करने वाली है जिन्होंने इस सूची में अपना स्थान पाया। इन्होंने बताया गैर यूरोपियन जो देश हैं यूरोप महाद्वीप के बाहर, उन्होंने भी इस सूची में अपना नाम दर्ज करवाया, किसमें? अति उच्च में, तो वो भी क्या है? अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानव विकास के मध्य स्तरों वाले देशों का वर्ग विशालतम है, यानी इन्होंने कहा जो मध्यम वर्ग में आ गया ना, जैसे मान लो कि 53 देश है, 37 देश है, वो तो वो किस में आ जाते हैं? मध्य में आ जाते हैं। मानव विकास के मध्य स्तरों वाले देशों का वर्ग विशालतम है। मध्यम मानव विकास वर्ग में कुल 37 देश हैं। इनमें से अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हुआ है। इस वर्ग में कुछ देश पूर्वकालीन उपनिवेश थे, यानी उपनिवेश किसी के अधीन रहे, जैसे मान लो भारत का उपनिवेशिक था, किसका था? इंग्लैंड का था, उन्होंने क्या यहाँ पर राज किए, पूर्वकालीन उपनिवेश थे। जबकि अन्य अनेक देशों का विकास 1990 ईस्वी में तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात हुआ है। इनमें से अनेक देश अधिक लोकोन्मुखी नीतियों को अपनाकर तथा सामाजिक भेदभाव को दूर करके तेजी से अपने मानव विकास स्कोर में सुधार कर सके। इन्होंने कहा जो छुआछूत है, भेदभाव, उनको दूर करके मानव विकास सूचकांक में क्या किया है? सुधार किया है। इनमें से अधिकांश देशों में उच्चतर मानव विकास के
उच्चतर मानव विकास के स्कोर वाले देशों की तुलना में सामाजिक विविधता अधिक पाई जाती है। इन्होंने कहा है कि अधिकांश जो देश हैं जिनका उच्चतर मानव विकास के जो स्कोर है, स्कोर वाले देशों की तो तुलना में जो सामाजिक विविधता है वह अधिक पाई जाती है। ठीक है, इस वर्ग में अनेक देशों ने अपने अभिनव इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विद्रोह का सामना किया है। राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विद्रोह जितने भी हैं जिसका कारण क्या है, निम्न उनकी जो स्थिति है वो मध्यम और निम्न रही है। ठीक है, जो देश हैं मानव विकास सूचकांक में जिनका मध्यम क्या रहा, जिनका स्तर क्या रहा है, मध्यम या निम्न रहा है, जिनमें क्या सामाजिक भेदभाव है, सामाजिक अस्थिरता रही है, सामाजिक विद्रोह है, राजनीतिक अस्थिरता रही है। मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देशों की संख्या कितनी है? 33 है। सबसे निम्न जो स्तर है उनमें कितने देश आते हैं? 33 आते हैं। मध्यम में कितने आते हैं? 37 आते हैं। इसमें से अधिकांश छोटे देश हैं जो राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता, अकाल अथवा बीमारियों की अधिक घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं। यानी मानव विकास सूचकांक उनका ही कमज़ोर रहेगा जिनमें अशिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं है, संसाधनों तक पहुंच नहीं है। वो देश किस कैटेगरी में आएंगे? निम्न कैटेगरी में आएंगे। उच्च कैटेगरी में वो आएंगे जिनमें स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी है, दीर्घ जीवन प्रत्याशा है, संसाधनों तक पहुंच है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, उनका जीवन यापन उच्च अपने आप हो जाएगा और जिससे वो किस में आ जाएंगे? उच्च कैटेगरी में आएंगे। सुविचारित नीतियों के माध्यम से इस वर्ग के देशों की मानव विकास की आवश्यकताओं के समाधान की तत्काल आवश्यकता है। यानी इनसे देश जो बीमारी से जूझ रहे हैं उनके समाधान की क्या है? तत्काल आवश्यकता है। अब देखिए, मानव विकास प्रतिवेदन 2006 के अनुसार भारत 126वें स्थान पर था। किस प्रतिवेदन? 2006 में। 2020 में यह है और नीचे 131वें स्थान पर चला गया। भारत का 130 देशों से पीछे होने का क्या कारण है? यानी जो मानव विकास जो भारत का है उसमें भारत की जो क्रमक संख्या वो कितनी आती है? 131 देशों से क्या है? पीछे है। अभी 2019 में बात करते हैं। 2019 में भारत का जो स्थान है वो कितना रहा है? 119वां रहा है। यानी एक की उन्होंने क्या की है? वृद्धि की है। और 2020 में वापस 131वां स्थान हो गया और 2020 में इनका वापस कितना हो गया? 131वां हो गया। मानव विकास सूचकांक जो है सर्वाधिक तो किसका? नॉर्वे का। और सबसे कम है निम्न वो किसका है? नाइजर का। अब देखिए, अगर याद नहीं रहो तो इसकी एक ट्रिक है, नाना, मतलब सर्वाधिक प्रेम किससे होता है? नाना से होता है। ठीक है, अगर ननिहाल नहीं जाते हैं तो दूर भी किससे रहते हैं? नाना से रहते हैं। तो ऐसे ध्यान रखो कि नॉर्वे छोटा शब्द है। ठीक है, तो सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक किसका है? नॉर्वे का। और सबसे कम बात करते हैं वो किसका है? नाइजर का है। सबसे कम रहने का आपने पता देख लिया, चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध नहीं होना, बीमारियां होना, शिक्षा का स्रोत नहीं होना, तो ये सब कारण किसके हैं? मानव विकास सूचकांक को निम्न करने के कारण है। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है कि 2 पेज की फ़ोटो साथ आ गई थी PDF में। ठीक, आगे की जो चर्चा है वो देखते हैं। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं कुछ अत्यंत रुचिकर परिणाम दर्शाती है। प्राय लोग मानव विकास के निम्न स्तरों के लिए लोगों की संस्कृतियों को दोष देते हैं। इन्होंने कहा है कि जो मानव विकास की जो अंतर्राष्ट्रीय तुलना है उसमें कुछ अत्यंत रुचिकर परिणाम दर्शाती है। लोग मानव विकास के जो निम्न स्तरों के लिए लोगों की जो संस्कृति उसको दोष ठहराते हैं। यानी कि जो मानव विकास का जो निम्न स्तर रहा है किसी देश का, जैसे नाइजर का है, तो उसमें लोग दोषी किसको मानते हैं? उनकी जो संस्कृति है उसको दोषी मानते हैं। उदाहरणार्थ, कई देश में मानव विकास इसलिए कम हुआ क्योंकि उसके लोग खय धर्म का अनुसरण करते हैं और गैर समुदाय के हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कई देश में जो मानव विकास इसलिए कम हुआ है क्योंकि लोग खय धर्म के अनुसरण करते हैं। यानी कई वाले की जो मानव विकास सूचकांक कम इसलिए वाले दूसरे धर्म का क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं और अथवा गैर समुदाय के हैं, और जो कौन से हैं? गै के हैं। ऐसे वक्तव्य भ्रांतिपूर्ण है। एक प्रदेश में मानव विकास के निम्न अथवा उच्च स्तर क्यों दर्शाए जाते हैं? यानी एक प्रदेश में मानव विकास के निम्न अथवा उच्च स्तर क्यों दर्शाए जाते हैं, यह समझने के लिए सामाजिक सेक्टर पर सरकारी व्यय के प्रतिरूप को देखना या जानना महत्वपूर्ण है। देश का राजनीतिक परिवेश तथा लोगों को उपलब्ध स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है। यानी कि देश का राजनीतिक परिवेश तथा लोगों को उपलब्ध स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है।
मानव विकास के उच्च स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टरों में अधिक निवेश करते हैं और राजनीतिक उपद्रव और अस्थिरता से प्राय स्वतंत्र होते हैं। इन्होंने कहा मानव विकास के जो उच्च वर्गों वाले जो देश हैं वह सामाजिक सेक्टरों में अधिक निवेश करते हैं, ठीक है, सामाजिक क्षेत्र में ज़्यादा वे करते हैं और राजनीतिक उपद्रव और अस्थिरता से प्राय स्वतंत्र होते हैं। राजनीतिक जो उपद्रव होते हैं अपने जैसे भारत में आम बात है वो वहाँ पे नहीं होते हैं। इनकी जो उपद्रवों से क्या होते हैं वो विमुक्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इन देशों में संसाधनों का वितरण भी अपेक्षाकृत समान है। दूसरी ओर मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टरों की बजाय प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय करते हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक सेक्टरों के बजाय दूसरे क्षेत्र में क्या करते हैं, व्यय करते हैं या प्रतिरक्षा पर ज़्यादा व्यय करते हैं। यह दर्शाता है कि ये देश राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्रों में पड़ते हैं और त्वरित आर्थिक विकास प्रारंभ नहीं कर पाते हैं। यानी उन्होंने कहा है कि जो निम्न स्तर के देश हैं वो इन कैटेगरी में आते हैं जहाँ पर सामाजिक उपद्रव ज़्यादा होते हैं, जिनकी जो आय है उनका ज़्यादा स्वास्थ्य या सामाजिक सेवाओं में व्यय नहीं करके वह जो सुरक्षात्मक या प्रतिरक्षा जितने भी कार्य उनमें व्यय करते हैं, जिससे कि वो अपना जीवन यापन या मानव विकास सूचकांक में ऊपर नहीं आ पाते हैं या अपना स्वास्थ्य जीवन अच्छा नहीं कर पाते हैं। अगर इनमें नहीं कर पाते हैं तो उनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेगी, अच्छा चिकित्सा सेवाएँ नहीं मिलेगी, तो उनको उस देशों में क्या होगा कि मानव विकास सूचकांक हमेशा क्या रहेगा, लो रहेगा। अब इनके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दो वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? गुण में धनात्मक परिवर्तन, अगर धनात्मक परिवर्तन होगा तो उसमें मानव विकास का सूचकांक जायज़ से ऊपर होगा। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो महबूब उल हक ये कहाँ के थे? पाकिस्तान के। और अमर्त्य सेन कहाँ के थे? अपने भारत के। और दोनों क्या थे? मित्र थे। महबूब उल पाकिस्तान में थे, उनके मन में जैसे मानव विकास सूचकांक का जो विचार उत्पन्न हुआ दिमाग में, तो उन्होंने अपने मित्र अमर्त्य सेन जी को टेलीफोन किया कि भाई जी आप कहाँ हो? उन्होंने कहा कि मैं तो हिंदुस्तान में हूँ। तो कि मेरे दिमाग में एक ऐसा विचार आ रहा है कि मानव का जो विकास है उसको हम इस प्रकार से मापें कि उनका स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा है और उनको जो रोजगार के उपलब्ध साधन है या संसाधनों तक उसकी पहुंच किस प्रकार की, उसी के आधार पर हम मानव विकास सूचकांक को क्या करें, विकसित करें। तो अमर्त्य सेन ने कहा भाई जी तुम है तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो मना तो करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इन्होंने कहा कि जैसा तुम सपना देख रहे हो वो सपना मेरे दिमाग में भी कभी कभी आ जाता है, क्योंकि परम मित्र तो आना तो जायज़ सी बात है। तो महबूब उल हक जो सपना देखते थे उसकी थोड़ी थोड़ी झलक इसके पड़ने लगी। किसको? अमर्त्य सेन जी को, जो भारत में था। तो इनका क्या कनेक्शन जुड़े हुए थे, यानी दिल के तार जुड़े हुए थे। तो इनसे क्या दोनों के मन में विचार वो इसका सहमति हो गए और दोनों ने फिर मानव विकास की जो अवधारणा है वो किन्होंने स्पष्ट की? अमर्त्य सेन और महबूब उल हक ने। लेकिन सर्वप्रथम अगर इसकी प्रतिपादक करता इसको माना जाए तो महबूब उल हक पाकिस्तान को माना जाएगा। एक बात तो पाकिस्तान की एक अच्छी भी उपलब्धि तो है जिसमें मानव विकास सूचकांक हमें देखने को मिलता है। जो अध्याय है 3 नंबर, वो अध्याय संपूर्ण जो अध्याय है वो मानव विकास के आधार पर ही चलता है। मानव विकास की जो अवधारणा है वो किस प्रकार की है, इसी के आधार पर ये जो अध्याय है वो मानव विकास सूचकांक के आधार कंप्लीट होता है। ठीक है, सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद।